हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। तो भाई फाइनली यू आर इन दिस लेक्चर एंड अगर हम इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो मैं एज्यूम करता हूं कि जो इससे पिछला लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 1 जहां पर ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा था वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर बाय चांस किसी भी बच्चे ने अब तक उस लेक्चर को नहीं देखा है या फिर फटाफट से स्किप कर करके देखा है तो पहले जाइए और उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसमें हम डिटेल में बातचीत करते हैं कि मेरी क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी रहने वाली है और आपसे मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। पूरे हमारे बैच की नींव रखता है हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आप इस लेक्चर में आ गए हैं, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर दिल धक 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 कर रहा है सर, न्यू सिलेबस है, हम बच्चों के ऊपर तो टेस्टिंग की जा रही है, हम तो रिसर्च का हिस्सा हो गया ऐसे कि कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिलेबस चाहे ओल्ड हो न्यू हो, हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएं तो बस वहां पर जाकर ऐसा पेपर लिखें कि जब वो टीचर के, जब वो एग्जामिनर के सामने जाए तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाए कि वाह क्या बात है, ये कहने पर मजबूर हो जाए कि वाह बच्चे ने क्या पेपर जो है किया है। याद आते हैं वो पल जब छोटे छोटे होते थे, पहली बार स्कूल में गए, एक नया उत्साह होता था कि यार नए टीचर से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी भी होती थी कि यार नई नई क्लास है, नए नए टीचर्स आएंगे, पता नहीं कैसा माहौल बनेगा, किस तरह से पढ़ाई होगी। फिर कभी स्कूल चेंज किया या कभी एक क्लास को लेट से 4th क्लास से 5th में हुई, 5th से 6th में और सो ऑन सर्कल चला। जैसे जैसे नई नई क्लास चेंज होती रही तो वहां वहां हर बार ये अनुभव देखने को मिला। चाहे उम्र में काफी बड़े हो गए लेकिन आज भी वो चीजें वैसी की वैसी ही हैं। तो बहुत सारे बच्चे काफी उत्साहपूर्वक जो है हमारे इस सेशन में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जिन बच्चों को थोड़ी बहुत बेचैनी भी हो रही है तो चिंता मत करें, थाम लीजिए खुद को। दिल की धड़कन जो धक 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 तेज चल रही है उसको थोड़ा सा विराम दे, उस दिल की धड़कन को थोड़ा सा कम करें और एक लंबी गहरी सांस लें। सांस रोक कर नहीं रखनी है, छोड़ दीजिए। कई बच्चों को मैं कहता हूं सांस लो, बच्चे कहते गहरी सांस रोक ली, नहीं, छोड़ दीजिए। रिलैक्स होने में फील हमें मजा आता है, रिलैक्स होने में उससे जो है काफी मदद मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है जी फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 2 भाग हैं इसके, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 नंबर का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने रखा है 50 नंबर का। जब मैं आपके साथ ये बैच करूंगा, पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी करेंगे और एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवर होगा तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। जहां तक एफएम की बात है तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 के आसपास हमारे लेक्चर्स जो है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रहेंगे, जिसके अंतर्गत हम पूरा सिलेबस जो है निचोड़ कर A to Z 0 to 100% करेंगे, जहां पर मैं आपको इजी से स्टार्ट करते हुए मुश्किल और फिर टफेस्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा। और मेरा बच्चा एग्जाम में हमेशा ये कहता है कि राहुल सर ने हमें प्रिपेयर कराया है वर्स्ट के लिए। मतलब मैं सिर्फ आपको रोजी पिक्चर दिखाकर नहीं भेजता कि भाई ये वाले क्वेश्चन कर लो, बच्चे कहेंगे वाह सर मजा आ गया। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल का भी होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है इंस्टीट्यूट के पेपर का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूट थोड़ी मुश्किल चीजें पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट भी चाह रहा है भाई 21वीं सदी के बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हैं और बिल्कुल है। आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जहां इतनी जल्दी जल्दी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इतने नए नए टाइप की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फीचर, सर्विसेज एक्सेट्रा आ रही हैं, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम पास आउट होंगे तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम उन सभी पहलुओं पर जो है क्लाइंट का मार्गदर्शन कर सके। राइट, सो जो भी चिंता है निकाल दीजिए मन से और बस मेरे साथ मंत्रमुग्ध होकर जो है इस सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए। और कोई भी चीज भगवान की आशीर्वाद के बिना अधूरी है, तो सरस्वती माता जो कि हमारी पढ़ाई की देवी हैं उनको शत शत नमन है। और जय करा शेरालिदा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी का नाम लेते हुए हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे इंस्टीट्यूट की सब्जेक्ट में, उन सभी पहलुओं के ऊपर बहुत डिटेल में मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहली बात जो यहां पर करूंगा, बच्चों को जानने बड़ा मजा आता है कि सर एक बार बताइए कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं, किस हायरार्की में आप कराने वाले हैं। उन सभी चीजों की बातचीत फटाफट से आपके साथ करूंगा और आप लोगों को लेकर चलता हूं यहां।
ठीक है, इंट्रो लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई क्लास पजल, होम पजल के रजिस्टर बिल्कुल अलग बनाने हैं, नोट्स अपने बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि जब ये बैच खत्म हो जाएगा उस समय आपके पास जो रहेगा सिर्फ आपके नोट्स होंगे, और जितने बेहतरीन तरीके से, जितनी सुंदरता से, जितना नीट एंड क्लीन आप अपने नोट्स को बनाएंगे उतना ही आपको रिवीजन करने में मजा आता रहेगा। सो जो भी मैं स्क्रीन पर लिखूंगा आपने अपने पास लिखते जाना है। आइए जी, तो एक फ्रेश पेज इन अ फ्रेश रजिस्टर जो है हम निकाल लेंगे, और हमने कहा भाई हमारे सब्जेक्ट का नाम है, पहले हमारे पेपर का नाम लिख देते हैं। पेपर के अंदर दो चीजें हैं, वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द अदर इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत मैंने अभी आप बच्चों से कहा कि पुत्र आप गल करन वाले हैं हुन फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया। आओ जी, आप गल करन वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया, पहला ये लीजिए जी, बिल्कुल सुंदरता पूर्वक हमने इसका जो है नामकरण कर दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आरएसए जब हमने बनाया तो हमारा एक सपना था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, जो कि इतना मुश्किल कोर्स माना जाता है, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जा सके। तो उसी तहज पर हमारा जो लोगो है ये बात करता है आरएसए, जो कि राहुल शिखा एकेडमी के लिए स्टैंड करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस जिस दिन से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, जब से हम पढ़ा रहे हैं अंडर आरएसए, तब से हमारा एक ही मोटो है, दैट वी हैव टू लिव फॉर द एक्सीलेंस। और ये प्रतीत होता है जब जब इंस्टीट्यूट रिजल्ट निकालते हैं, हर अटेम्प्ट में हमारे बच्चे जबरदस्त मार्क्स लेकर आते हैं। और ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, जैसे आप अब आरएसए से जुड़े हैं, तो आपको आरएसए के वैल्यूज एक्सेट्रा सब पता होना चाहिए। तो यहां लिखते हैं हम ज्ञानन परमम बलम, बहुत सुंदर शब्द है ज्ञानन परमम बलम, कि ज्ञान ही परम बल है। लर्निंग, जो शिक्षा, जो एजुकेशन आपकी होती है जीवन में, उससे आपको कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं ले सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, आपका राइट है। और इसीलिए हमने रखा है, आरएसए का लोगो कहता है कि ज्ञान ही परम बल है, और वो ज्ञान पूरा दिल खोलकर, पूरा खोलकर अपनी बाहें मैं आपको जो है दूंगा, और आपने बस उस ज्ञान को समेटते रहना है। आइए जी, तो बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। इस सब्जेक्ट की बाउंड्री जो है हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आ रहे हैं टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा मैंने कहा, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बातचीत आगे इसी लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल हम इस सब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ जो बाउंड्री है वो एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको हम पॉपुलरली इंडेक्स भी कह सकते हैं, सिलेबस कवरेज, चैप्टर्स कवरेज, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर जो मैं बेटा आपको पढ़ाऊंगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एक ब्रॉड हेड हो गया, इसके अंतर्गत आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपने अपनी क्लास 12th में या फाउंडेशन में जैसे पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। तो उस तरह से मेन हेड पार्टनरशिप चल रहे हैं, लेकिन सब हेड बदलते जा रहे हैं। तो हमारे यहां पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अंतर्गत आता है पुत्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर टू फाइनेंसिंग डिसीजंस, लीवरेज। अभी सिर्फ लिखते जाइए, ये मत सोचिए कि यार इसका मतलब क्या है, गेस वर्क मत कीजिए। कुछ बच्चों ने तो करना स्टार्ट ही कर दिया, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा, अच्छा वो कैपिटल जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, जो बिजनेस में लगाता था, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। वहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे कंपनी शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। कृपया गेस वर्क मत कीजिए, ये सब काम करवाने के लिए मैं ही बैठा हूं, और यही काम है मेरा, आपको सिखाना। फाइनेंसिंग डिसीजन लीवरेज हो गया जी। नंबर 3 लिखेंगे बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर पुत्र। उम्मीद करता सारे बच्चों को पुत्र का मतलब तो समझ आंदा होगा। पंजाब विच पुत्र कह के बुलाते हैं बच्चों को, तो तुसी सारे मेरे पुत्र हो। आओ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर। ते नंबर 4 फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग
डिसीजंस, theories of कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजंस, थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एक ब्रॉड हेड हो गया जिसके अंतर्गत आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और मैं इंडेक्स उस तरह से बना रहा हूं जिस अंदाज से, जिस हायरार्की से मैं आप बच्चों को पुत्र पढ़ाने वाला हूं। मतलब जिस अंदाज में लिख रहे हैं, नंबर 1 अगर लिखा है फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सबसे पहला चैप्टर यही होगा, फिर लीवरेज आएगा, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 4 तक हम पहुंच गए, उसके बाद आ रहे हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 मैं कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमारा हेड चेंज हो रहा है। नंबर 5 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नंबर 5 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा हम जानते हैं इंस्टीट्यूट हर कुछ साल में बदलाव करता रहता है सिलेबस में। तो जब अंतिम बार लास्ट टाइम जब 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, इंस्टीट्यूट ने कैपिटल बजटिंग से संबंधित एक चैप्टर सीए फाइनल से उठाकर सीए इंटर में ले आया था। उस चैप्टर का नाम था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जहां पर कैपिटल बजटिंग के थोड़े आगे की बात की जाती, मतलब रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग वाज द एक्सटेंशन ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन अब वो सिलेबस से इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया। मतलब अब जो नया सिलेबस 2024 में मई में जिसका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, उस सिलेबस के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पद्धति रखी है, जो इंक्लूजन्स रखी हैं, उसमें रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग निकाल दिया। मैं यहां पर लिखूंगा और लिखकर कांटा लगा दूंगा। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग ओल्ड सिलेबस में था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि साइलेंट होती हैं। जैसे मान लो घर में कोई चीज है तो पेरेंट्स ने आपको वो चीज नहीं सिखाई, मतलब उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन एक होता है नेगेटिव लिस्ट, पेरेंट्स ने बताया बेटा ये चीज है, ये नहीं करनी है। आप ट्रेन से बैठ कर कहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा बता रहे हैं बेटा ट्रेन में बगल में कोई बैठा हो, कोई खाने की चीज दे, कोई पीने की चीज दे, लेकर खाना पीना नहीं है, क्या पता कौन क्या दे रहा है। मतलब ये चीज उन्होंने बताई और बताकर मना कर दी कि ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए ये एक चेंज ऐसा है जो मुझे लगता है आप बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जानना, इसलिए इसको लिखकर हम काटेंगे। एक ऑप्शन तो ये थी कि ना मैं बताता, ना मैं लिखता, ना मैं काटता, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि न्यू सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या चेंज हुआ है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, हमने वहां पर सीखा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में हट गया। जहां तक अकाउंट्स की बात आती है, 2 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट। ग्रुप 1 का पहला पेपर, ग्रुप 2 का पहला पेपर, उन दोनों को मर्ज करके एक पेपर बना दिया, एडवांस्ड अकाउंटिंग नाम रख दिया। कितने सारे चैप्टर डिलीट कर दिए और कुछ एएस जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मिला दिए और साथ में कुछ नए एएस भी ले आए। तो ये चीजें हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है, ठीक है ना। वी शुड ऑलवेज हैव द अवेयरनेस अबाउट द सिलेबस। पता चले आपका कोई फ्रेंड कह रहा है भाई तूने ये चैप्टर नहीं किया, आप कहोगे बेटा ये चैप्टर तो अब सिलेबस में है ही नहीं, बस नवंबर 2023 तक ही इसे पूछा जाएगा, मई 24 से गायब है ये लीजिए। ये हो गया नंबर 5 चैप्टर, ठीक है ना। हेड चेंज हुआ था तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया था। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये नेक्स्ट हेड आ रहा है हमारा। इसके अंतर्गत पहला जो सब हेड हम पढ़ेंगे दैट विल बी एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखते रहेंगे पूरे उत्साह के साथ, जोश एनर्जी अपनी बनाए रखेंगे। नया नया सब्जेक्ट है, सीखने के लिए सब्जेक्ट में बहुत कुछ, और सब्जेक्ट ऐसा है 50/50। जी हाँ, वास्तव मूवी तो देखी होगी 50 तोला। 50 तोला संजय दत्त पूरी फिल्म में कहते तो यहां अपना 50 तोला है। 50 तोला खरा सोना है। एफएम 50 में से 50 की तैयारी हम लोग करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा सब्जेक्ट है। आइए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत पहला सब हेड हो गया पुत्र एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो नेक्स्ट आंदा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेम हेड चलेगा, सब हेड इसका हमारा चेंज होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर सब हेड आ रहा है पुत्र डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट
नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट लिखेंगे जी, एक बार फिर से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में कैश की अलग से मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, डेटर्स की सिखाई जाएगी। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होती थी, इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में अलग से नहीं दिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर जो पढ़ना होता था वो ऑलरेडी बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते थे। एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग, जो मटेरियल कॉस्टिंग का कंटेंट है वही सेम यहां पर होता था। तो पहले डुप्लीकेशन चलती थी, सेम सब्जेक्ट सेम चैप्टर वहां भी पढ़ना पड़ता था, एफए में भी। हालांकि एफए में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सिलेबस में तो था, तो आ सकता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली मॉड्यूल से उसके क्वेश्चन निकाल दिए। उसके अलावा छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, क्रेडिटर, दैट इज पेएबल मैनेजमेंट, वो इसी के अंदर हम कवर कर लेंगे, उसके लिए अलग से चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है जी, ये वाला हेड हो गया। नाइन्थ नंबर आएगा जी रेशो एनालिसिस। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहले किया या सुना जरूर होगा। रेशो एनालिसिस बचपन में तो इस चैप्टर में से आता था जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल गुना 100, एनपी रेशो, नेट प्रॉफिट बटे सेल्स गुना 100, इस तरह की बातें की जाती। तो उसका एडवांस लेवल हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे। वेरी वेरी वंडरफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के युग में जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को कंपेयर कर रही है, तो उसके कंपैरिजन के मायने बदल जाते हैं अगर हम रेशियोज का प्रयोग कर लें। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम तरह तरह की रेशियोज को निकालना सीखेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है ना। और अंत में आ जाता है नंबर 10 नंबर। मैंने सभी के लिए कलर स्कीम अलग रखी है सो दैट हमें पता रहे। रेशियो एनालिसिस सिंगल चैप्टर, इसका कोई हेड सब हेड नहीं है। और अंतिम आ जाता है डिविडेंड डिसीजंस। अंतिम चैप्टर आ जाता है डिविडेंड डिसीजंस। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बाउंड्री हमारी ये रहने वाली है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुल मिलाकर बाउंड्री ये हमारी रहने वाली है। क्लास पजल और होम पजल जो आपको मिलेगी, जो कि हमारी मेन बुक्स हैं, जो कि हम यूज करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन लेक्चर जो हमारा लेक्चर 1 था, ओरिएंटेशन, उसके अंदर मैंने आपको बुक्स की ग्लिम्स दिखाई थी, बुक्स की डिटेल में फीचर्स मैंने सारी बताई थी। उस किताब के अंदर आपको 10 के 10 चैप्टर मिलेंगे सेम हायरार्की में। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके बारे में डिटेल में आज ही के इसी लेक्चर में बात होगी। इन सभी के बारे में एक ओवरव्यू में दूंगा कि पूरा सिलेबस जो है हमारा किस प्रकार से बनता है, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरह से बनता है, और रेशो और डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। तो आगे के लेक्चर में मेरे साथ बने रहेंगे, ये चीज आराम से नोट करते रहेंगे। तो चलिए भैया, लेके प्रभु का नाम, हम इस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग भी निकाल लीजिए अपने रजिस्टर्स। सबसे पहले नामकरण कर दिया जाए सब्जेक्ट्स का। ये लीजिए जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक बार फिर से दोहरा दो, जिन बच्चों ने इंट्रो लेक्चर नहीं देखा कृपया करके इंट्रो लेक्चर देख लें और उसके बाद ही इस लेक्चर पर आए। क्या करना है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? पहले तो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं, चैप्टर के ऊपर तो बाद में जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं जब भी कोई चैप्टर कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आपको लेकर चलता हूं उस जमाने में जब हमने सीए किया था और हमारा लेवल 2 था। अभी तो सीए इंटर बोलते हैं, हमारे टाइम पे बोलते थे सीए PE2। सीए PE2 मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन 2 या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2, इस तरह से बोला जाता था। तो हमारा जब होता था वहां पे कॉस्ट और एफएम होता था। कॉस्ट एंड एफएम, एक ही सब्जेक्ट के अंदर कॉस्ट भी होता था, उसी के अंदर एफएम होता था। जब से हम पढ़ रहे हैं हम तभी से कहते थे यार इतना सारा सिलेबस है, इन दो सब्जेक्ट को अलग क्यों नहीं कर देते। तो इंस्टीट्यूट ने कुछ टाइम बाद इन दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। कुछ समय के बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब फाइनली जब ये आया, जब ये अलग हुआ, तो इसके साथ एक और छोटा सा उन्होंने सब्जेक्ट जोड़ दिया।
ठीक है ना, जिसकी बात मैंने इंट्रो लेक्चर के अंदर कर दी थी, अभी नहीं करेंगे। तो मेन बात आ गई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या चीज है। अक्सर जितने भी हम स्टूडेंट होते हैं सीए में, खासकर मेजॉरिटी ऑफ देम आर कॉमर्स स्टूडेंट्स ओनली, उन्होंने पहले भी कॉमर्स ही पढ़ा होता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे भी आ जाते हैं, अदरवाइज सभी कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और ग्रेजुएशन में जब बीकॉम करते हैं वहां पर भी ये सब्जेक्ट होता ही होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम के नाम से बड़ा फेमस होता है। कई जगह पर इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोला जाता है। जैसे जब मैंने अपना बीकॉम किया था एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से, 2004 में हमने क्लास 12th क्लियर किया और 2007 में, 2004 से 2007 तक हमारा बीकॉम चला। तो हमें फाइनल ईयर में होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज नथिंग बट द अदर नेम फॉर द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपके माइंड में क्या आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब कहते हैं तो क्या वर्ड आता है? मैनेजमेंट वर्ड काफी बार सुना है, जैसे बिजनेस स्टडीज में सुना था, या कॉमन पार्लेंस की वर्ड है कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना, चीजों को सही तरीके से करना। लेकिन यहां पर कौन सी मैनेजमेंट की बात हुई है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब पैसे की मैनेजमेंट करनी है साहब, पैसे की, फाइनेंसेस की मैनेजमेंट करनी है। और जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम किसी पर्सनल पर्सन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, किसी एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ते हैं फॉर द बिजनेसमैन, हम पढ़ते हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन का व्यू पॉइंट यहां पर घुसा दूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो एक बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि भैया जितने भी मेरे पास पैसे हैं, मुझे उनकी मैनेजमेंट किस प्रकार से करनी है। मेनली इतनी ही बात है। फिर बच्चे कहते हैं सर ये तो थोड़ा नया सब्जेक्ट लग रहा है, हमने अकाउंट्स तो पहले पढ़ा है, क्या इसका अकाउंट्स के साथ कोई नाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, 3 वैरायटी के अकाउंट्स होते हैं जी। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट वो अकाउंट है जो आप क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट कर देते, जहां पर सिखाया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वो सारी चीजें, ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं, बड़ा ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, दैट यू आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट, जहां पर हम एक बिजनेसमैन से संबंधित कॉस्ट की बातें करते हैं कि भैया अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें मटेरियल कितने का लगा, कैसे कंट्रोल करना है मटेरियल के खर्चे को। फिर आता है लेबर का पॉइंट, फिर आता है ओवरहेड्स का पॉइंट, बजट कैसे बनाने हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग का किस तरह से हिसाब रखना है, अगर कोई प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री है तो किस तरह से प्रोसेस के थ्रू सामान घूमता है, क्या आप सर्विस सेक्टर में हो तो चलिए सर्विस कॉस्टिंग पढ़िए। वो सब रिलेटेड एस्पेक्ट हो गए कॉस्ट अकाउंटिंग के। और अंत में आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी हम इस सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और फॉर्मली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले जितनी चीज हमें समझ आती है उतना यहां पर लिखते हैं, दैट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ये तो समझने के लिए बिल्कुल बेसिक हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। और फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब है बहुत सारा पैसा। मैंने पहले कहा हम किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से पढ़ ही नहीं रहे, बिजनेसमैन के हिसाब से पढ़ रहे। तो बिजनेसमैन कौन है? जो बिजनेस चला रहा है। तो एक बिजनेस में ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। फिर मैंने क्या कहा, जब मैं ब्रांचेस की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स, कि भैया अकाउंट्स कितने प्रकार का है, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बेसिक है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने कहा एक होता था फाइनेंशियल अकाउंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। याद है आपको क्या होता था? अगर थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करता हूं, तो काफी भूल चुके होंगे, फिर भी लेट अस ट्राई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे मेनली? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेनली यू कीप द रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मली डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर आप क्या करते हैं? यू जस्ट कीप द रिकॉर्ड्स। आप रिकॉर्ड्स रखते हैं किस चीज के? ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यह काम मेनली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? यह कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट। बिजनेस में जितने भी कॉस्ट इन्वॉल्व है बेसिकली उसके रिकॉर्ड रखने हैं। एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट, अपने खर्चे को कम कैसे करना है, वो सभी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी जाती हैं।
जब हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द डिसीजन मेकिंग। यहां पर हम कोई रिकॉर्ड एक्सेट्रा नहीं रख रहे, वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। और डिसीजन भी कौन से, जो कि बिजनेस में लॉन्ग रन टाइप के नेचर होते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू बी टेकन। मतलब इस सब्जेक्ट का जो व्यू पॉइंट है पढ़ने का वो बिल्कुल अलग है। द वे वी रीड द सब्जेक्ट, वी स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल ही अलग मायने हैं। हमने जब कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा तो हमने एक ऐसा चित्र जरूर देखा होगा जहां पर बताया जाता था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर हम दर्शा रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। याद एक ऐसा चित्र होता था, कहा जाता था जो सबसे ऊपर है ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट जो कि सबसे नीचे है। सवाल उठा ये ट्रायंगल ऐसे क्यों होता था, ये उल्टा नहीं हो सकता क्या? क्या ऐसे नहीं बना सकते इस ट्रायंगल को? बात तो तब भी सेम है, मैं यहां लिख दूं टॉप, यहां लिख दूं मिडिल, या और नीचे लिख दूं लोअर लेवल मैनेजमेंट। जी नहीं, रीजन क्या होता है इसका, जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे ये सबसे बड़ा स्पेस है, मतलब नंबर ऑफ पीपल आर टू मैनी। उसके बाद आया ऊपर मिडिल लेवल, ये वो लोग हैं जो कि लोअर लेवल को करते हैं कंट्रोल, तो ये वाले लोग कम हो गए, लेकिन जिनको ये कंट्रोल करते हैं लोअर लेवल वो ज्यादा हो गया। और सबसे ऊपर आते हैं टॉप लेवल जो कि कंट्रोल करते हैं मिडल को, और आप ऐसे कह सकते हो मिडल और लोअर दोनों को, इनडायरेक्टली लोअर को भी करते हैं, डायरेक्टली मिडल को। जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिडल मैनेजमेंट से बात करेगी, और मिडल मैनेजमेंट विल हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ गए वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इंप्लॉइज, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व कम होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा थे लोअर लेवल में, उससे कम मिडल में, और सबसे कम बैठे हैं टॉप लेवल में। तो टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं, दीज आर द पीपल हु आर टेकिंग ऑल द decisions and communicating to the middle level management to get the work done from the lower level management। अब बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हैं डिसीजन ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपके डेजिग्नेशंस भी होते हैं, उसी प्रकार से आपके पे पैकेज होते हैं, और उसी तरह का माइंड आपके पास होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक द डिसीजन, राइट। तो इसीलिए कंपनी, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जब ऐसे शब्द सुनते हैं वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। और यहां पर जानकर ये सब चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज बेसिकली डेल्ट विद बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि इस सब्जेक्ट के माध्यम से जो हम सीखने वाले हैं वो स्किल्स आपको काम में आएंगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बिजनेस के टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए। when we say that you are doing the financial accounting or you are doing the cost accounting, क्या समझते हैं आप इसमें से कौन से लेवल के अंदर फॉल करते हैं? मैं कहता हूं, मान लीजिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा को पार कर लिया और आप किसी कंपनी में जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल के या कॉस्ट के भी मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो लेट से एज्यूम कर लिया कि आपने आईसीडब्ल्यू भी कर लिया और आप कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स वगैरह करने में सारे लगे हैं। मतलब आपका रोल है ऑर्गेनाइजेशन में पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रोसीजर्स को निभाना, ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के वेरिएंसेस वगैरह निकाल कर देना। या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एस्पेक्ट हो गए टू मेक श्योर कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों से डील कर रही है, अपने सप्लायर्स से, वेंडर से, कस्टमर से, उन सब की अकाउंटिंग सही तरीके से होती रही। जो भी टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हैं, यू आर लुकिंग इनटू दैट इफेक्टिवली। जो भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंट्री के वेंडर या कस्टमर से डील करती है, मतलब अगर फॉरेन ऑपरेशंस हैं, क्या फॉरेन एक्सचेंज सही से अकाउंटिंग हो रही है, जो भी पर्टिकुलर उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या वो सारी आप कर रहे हैं। तो व्हेन वी डू द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मेनली यू आर इन द मिडल लेवल मैनेजमेंट। जब हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप कर रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, सो यू आर इन द मिडल लेवल मैनेजमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जिसको कहा जाता है, पॉपुलर नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए बता दिया कि कहीं पर आप पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो कुछ और चीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नोन एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज डेल्ट विद एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। धीरे धीरे हम अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफएम क्या है। मोटा मोटा हमने समझ लिया कि भैया मैनेजमेंट करनी है किस चीज की, पैसे की, फाइनेंसेस की। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आ जाते हैं, जहां जाकर सारी डिस्कशन का एंड होगा, जहां पर हम बेसिक थीम बनाएंगे अपनी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या चीज है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ये है, ये हमारा हो गया, आराम से देखते जाएंगे। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट
and financial management revolves around the two things. Financial management revolves around the two things. एक aspect जो सबसे important है, that is just hold. जितना हो सके मैं अवॉइड करता हूं क्लास के बीच में ऐसी चीजें, बट समटाइम्स थ्रोट का डिमांड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली दो चीजों से डील करता है। वन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड द अदर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आराम से समझेंगे, देखेंगे। हमारी क्लास में किसी चीज की कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े ही सुकून से आराम से पढ़ेंगे, डिसेंट स्पीड पर चलते हुए। ना तो इतना स्लो हो कि हम बोर हो जाएं, अरे यार एक ही चीज बार बार बोल रहे, और ना ही इतना फास्ट कि कुछ शब्द मिस हो जाए। डिसेंट स्पीड पर चलेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है भैया मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस का मतलब आपका क्या, बहुत सारा पैसा, मनी मनी, अपना थपड़ा मनी मनी। अब बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेने के भैया पैसा कहां से आएगा। पैसा बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आए दिन सुन रहे हैं फलानी कंपनी ने आईपीओ निकाल दिया, उसने आईपीओ निकाल दिया, इसने आईपीओ निकाल दिया। क्यों निकाल रहे हैं आईपीओ? पैसा चाहिए साहब, पैसा चाहिए। किसी ने सुना सर विजय माल्या ना पैसा लेकर भाग गया, सर नीरव मोदी भी भाग गया। क्यों भागे? क्यों लिया था पैसा? बिजनेसमैन थे, दिखाया हम बिजनेस करते हैं। तो एक बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है फंड्स। पैसा कहां से आएगा। एक बार आ गया तो पैसा लगाना किथे है। एक बार पैसा आ गया उसके बाद अगला सवाल है पैसा लगाना कहां पर है। जितने भी लोग भारत भर के अंदर बिजनेस करते हैं, सोचने वाली बात यह है क्या खुद के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं? द आंसर इज नो। कटु सत्या है। कटु सत्या मतलब एक हार्ड रियलिटी, एक हार्श रियलिटी। बिजनेसमैन अपने पैसे से पूरा बिजनेस नहीं करता, अपना पैसा लगाते लेकिन साथ में और सोर्सेज से भी अरेंज करता है। कहां से अरेंज करेगा? बैंक से लोन लेकर आ सकते हैं। अगर आपने कंपनी बना ली तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर फ्रेंड से भी ले सकते हैं। हाँ बेटा, फ्रेंड से भी ले सकते हैं, पापा मम्मी से भी ले सकते हैं। मतलब आप अपने खुद के सारे पैसे नहीं लगा रहे। हो सकता है अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है तो सिर्फ आप अपने पैसे से ही करते हो, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़े लेवल पर ऑपरेट करना है, यू नीड टू रेज द फंड्स फ्रॉम द अदर पार्टीज। आपके माइंड में विजन है, आपने पैसा अरेंज कर लिया, यू प्रोक्यूर्ड द फंड्स, आपने दूसरी पार्टी से पैसा इकट्ठा कर लिया। दिस इज द मेन रीजन द पीपल मेक द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं जब आपने लॉ पढ़ा है तो आपको लॉ वाले टीचर ने ये वाली चीज बताई है। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा रीजन रहता है दैट यू कैन गो पब्लिक, कि आप लोगों तक जाकर पैसा ले सकते हैं। अब आपके पास पैसे आ गए तो बिजनेसमैन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या रहा? पैसा कहां से आएगा, फंड्स कहां से प्रोक्योर करूं। मतलब ऑप्शंस है बहुत सारी, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, बॉन्ड है, बैंक का लोन है, इतने सारी ऑप्शन है। लेकिन इनमें से कौन सी ऑप्शन में जाना है? बिजनेसमैन तो वही ऑप्शन चाहेगा ना जहां पे उसका खर्चा कम से कम आए और फटाफट से उसको पैसा मिल जाए। अब मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया, जस्ट एज्यूम करते हैं कि आपके पास पैसा आ गया। पैसा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पैसा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हां, ये डिसीजन एक जरूर मुश्किल डिसीजन होता है कि पैसा कहां से रेज करें। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब सिलेबस पूरे का पूरा पढ़ेंगे, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड पर। पूरे चैप्टर हैं इस बात के लिए, बताने के लिए कि फंड्स कहां से प्रोक्योर करने हैं और कैसे प्रोक्योर करने हैं। मान लीजिए पैसा आ गया आपके पास, आपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात कर रही है, मत सोचना आपके लिए कह रहा हूं, आप तो खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे भैया। आप एक बिजनेसमैन है, आपने एक सीए पकड़ा, सीए को बोलो भैया मेरे माइंड में ये विजन है, चलो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। सीए ने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर उसका प्रिंट आउट आपने लिया, स्पाइरल बनवाया, आप पहुंच गए बैंक के पास। विजय दीनानाथ चौहान माफी कैसे, ए बैंक ये पकड़, ये मेरे बिजनेस का प्रपोजल है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, हर साल देख प्रोजेक्शन है 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। दिखा दिया बैंक को, बैंक खुश, आपने कहा लाओ लोन, बैंक ने भी दे दिया क्योंकि सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट था। आपके पास पैसा भी आ गया, लेट से आपने 100 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया, आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कर दिया। क्या बैंक ने फ्री में पैसा दिया है? नहीं, 100 करोड़ तो वापस करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन आप जब पैसा 100 करोड़ यूज करोगे, बैंक ने अपना पैसा आपको दिया, उसके ओवर एंड अबव भी तो बैंक पैसे लेगा।
बैंक फाइनेंस चार्जेस लेगा, जिसको कि इंटरेस्ट कहा जाता है पॉपुलरली। अब आपको बैंक को इंटरेस्ट देने, मान लेते हैं आपको 10% के रेट पर ये लोन मिल गया, इजी रखते हैं, 100 करोड़ का लोन उठाया, 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है, पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगला सवाल इमीडिएटली मेरे मन में यह आना चाहिए, यार इस पैसे को लगाऊं कहां, इस पैसे को लगाना भी तो जरूरी है। अगर आपकी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सही थी, बहुत बढ़िया, फिर तो आपके माइंड में है कि कैसे आपको बिजनेस करना है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड टू एस्पेक्ट ओनली, एक पैसा लेना और दूसरा पैसा लगाना। जैसे ही आपके पास पैसा आया, आपने देखा आपके पास तो 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहां भी पैसा लगा सकते हो, यहां भी और यहां भी। 3 बिजनेस प्रपोजल है आपके सामने, 3 प्रोजेक्ट है आपके सामने, सवाल उठा पैसा कहां लगाएं। ऑब्वियस सी बात, बिजनेसमैन कहां पैसा लगाना चाहेगा, जहां से सबसे बेस्ट रिटर्न आएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम इतने रिटर्न तो आए कि मैं जिनसे पैसा लिया उनकी कॉस्ट को मीट कर सकूं, जिनकी कॉस्ट कितनी है हमारे एग्जांपल में 10% साहब, 10%। सो मुझे ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना होगा जहां से मुझे रिटर्न आए इतनी, सो दैट जिन लोगों से मैंने पैसा लिया उनका इंटरेस्ट एक्सेट्रा देकर, उनकी कॉस्ट देकर, मैं एक मोटी टर्म यूज करता हूं, उनकी कॉस्ट देने के बाद बिजनेसमैन के खुद के लिए भी कचे। सोशल सर्विस तो नहीं कर रहा बिजनेसमैन भाई कि सिर्फ कमाया और जिन लोगों से लिया था उनका वापस कर दिया, अपने लिए भी तो करेगा, अपने फैमिली के लिए भी तो करेगा भाई, नहीं तो बिजनेसमैन कर क्यों रहा है बिजनेस। समझ में आई मेरी बात। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए, पहला पैसा कहां से लाना है, आने के बाद पैसा कहां पर लगाना है, और ये दोनों ही डिसीजन सबसे सुप्रीम डिसीजन बिजनेस के होते हैं। इसलिए हमने कहा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दिस इज द सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि एक बिजनेस में कभी भी ये लोअर या मिडिल लेवल के पास नहीं जाएगा, ये डिसीजन हमेशा टॉप पर ही रहेगा, जहां पर कंपनी के मेन मालिक लोग इस वाली चीज को डिसाइड करेंगे, राइट। तो हमने कहा 2 मेन चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा कहां से आएगा, और दूसरा पैसा कहां लगाया जाएगा, दूसरा पैसा कहां लगाया जाएगा। ये 2 चीजों के ऊपर अपना पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिका है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ी बातचीत बढ़ाने के लिए और थोड़े बेटर वे में समझने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आज्ञा दीजिएगा। कोई बच्चा मन में कह रहा है सर मैं नहीं देता आज्ञा, कोई बात नहीं बेटा, हर एक की अपनी श्रद्धा होती है। एज अ टीचर बच्चों को अच्छा लगता है मैं पूछ लूं तुम्हारी आज्ञा है क्या, तो जिन बच्चों ने आज्ञा दी थैंक यू, जिन्होंने नहीं दी उन्हें भी थैंक यू। हम तो चलेंगे आगे। ये लीजिए जी, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट के माध्यम से समझने की कोशिश जो है हम यहां पर करेंगे अपने सब्जेक्ट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम बना रहे हैं एक बैलेंस शीट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनती। सर बेटा कंट्रोल करो इमोशंस पर, अपने भावनाओं पर काबू रखो, संयम रखो, समझने के लिए बना रहे हैं। और जब जब समझने की बात आएगी मैं ऐसा ही बैलेंस शीट बनाऊंगा, टी शेप वाला, और ऐसा ही P&L बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर हम डिस्क्लोजर नहीं कर रहे, वो तो आप अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में कर आते हैं डिस्क्लोजर। यहां पर हम मेन समझ रहे हैं थीम। हम ये जानते हैं बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड इज द लायबिलिटी साइड, राइट साइड इज द एसेट साइड, जो ट्रेडिशनली बनता था। आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर क्या क्या आइटम्स जो है आती हैं। लेफ्ट साइड पर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, लेफ्ट साइड पर आता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरह के कैपिटल्स। उसके बाद आता है पुत्र रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद आता है पुत्र रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद आते हैं डेट, लॉन्ग टर्म डेट बेसिकली, जिसके अंदर डिबेंचर, बैंक लोन एक्सेट्रा आ गए, ये लॉन्ग टर्म डेट हो गए आपके। और ये आ गया फाइनली आपका करंट लायबिलिटीज, ये आ गया आपका फाइनली करंट लायबिलिटीज। ऑन दी अदर हैंड जब हम जाते हैं तो ये आ गया जी फिक्स्ड एसेट्स, और ये आ गया करंट एसेट्स, ये आ गया करंट एसेट्स। कुछ बच्चे सोच रहे सर इन्वेस्टमेंट भी आता है। इन्वेस्टमेंट
जब भी एक बिजनेसमैन करता है वो अपने फिक्स्ड एसेट में ही करता है। अगर फिक्स्ड एसेट के अलावा आपने कोई शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर ले रखे हैं तो हम उसे मानते हैं वो अदर एसेट है। आपके पास कुछ पैसे बच रहे थे जो कर फिलहाल बिजनेस में यूज नहीं हो रहे थे, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर ली, तो उसकी बातचीत हम नहीं कर रहे, मेन बात कर रहे हैं। तो ये आपकी एक बैलेंस शीट इस प्रकार से चलती है, राइट। दिस इज द काइंड ऑफ बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड। इसके अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड पर देखता हूं, ये इनको क्या कहा जाता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्यों कहा जाता है लायबिलिटीज? क्योंकि ये वो पैसा है जो कि आपने प्रोक्यूर किया है। याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। तो लेफ्ट साइड क्या शो कर रही है? इट इज नथिंग बट इट इज शोइंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। मेरा बिजनेस कहां से? फाइनेंस है। फाइनेंस वर्ड सुने ना आप, कोई भी मान लीजिए एसेट लेने जाते हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं मुझे कार लेनी है, 10 लाख रुपए की कार है, आपने कहा 4 लाख रुपए तो मेरे पास खुद के हैं, 6 लाख फाइनेंस कर दो। फाइनेंस कर दो मतलब दूसरे का पैसा यूज करना। लेट से आप एक टीवी लेने जाते हैं मार्केट में, 50,000 रुपए का टीवी है, तो सामने वाला जो डीलर है वो आपको बोल रहा है कि भैया आप सिर्फ 5,000 रुपया दे दो, बाकी का जीरो इंटरेस्ट ईएमआई आपकी बन जाएगी। जीरो इंटरेस्ट ईएमआई बन जाएगी मतलब फाइनेंस कोई और कर देगा और आपको आसान किश्तों में देना होगा, इस तरह से। तो जो लेफ्ट साइड है आपकी बेसिकली वो शो कर रही है कि हमारे पास पैसा कहां से आया। एंड जब हम इस तरफ को देखते हैं जब लेफ्ट साइड को देखते हैं तो ये क्या है? दिस इज फाइनेंसिंग। ये क्या चीज है जी आपकी? यहां लिख दें ऐसे टेढ़ा होके, दिस इज फाइनेंसिंग, मतलब मेरा बिजनेस किन चीजों के द्वारा फाइनेंस है। और ये क्या शो कर रहा है? दिस लायबिलिटी साइड इज शोइंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, की हमने अपने बिजनेस में फंड्स कहां से प्रोक्यूर किए हैं। जैसे ही मैंने इस लेफ्ट साइड को लिखा प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, आप बच्चे समझ चुके हैं। फिर जो राइट साइड है, इट इज शोइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करेगा? जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है उसके तरफ देखने का नजरिया ही आपका बदल देगा पूरा। लेफ्ट साइड कभी हम बोलते थे लायबिलिटी लायबिलिटी, अब यहां पर लायबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर द फंड्स विच आई हैव प्रोक्योर्ड टू रन माई बिजनेस। और इन फंड्स को लेकर आपने किया क्या? यू यूटिलाइज दीज फंड्स इन योर फिक्स्ड एसेट्स एंड द अदर एसेट्स। अदर एसेट्स क्या है अभी बता रहा हूं, आराम से सुनते रहिए। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, पैसा कहां से है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब पैसा कहां पर हमने लगाया। अगर कभी भी कोई हमसे पूछता है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा है, तो हम ये टोटल नहीं बताते। अगर कभी भी कोई पूछता है आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा है, तो सिर्फ इतना पोर्शन बताया जाता है, क्योंकि यही वो पैसा है जो कि परमानेंट नेचर का है। जो करंट लायबिलिटी वाला अमाउंट है ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाएगा। सो व्हेनेवर वी से आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा है, तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ इशारा करते हैं। तो इसका नाम हमने रख दिया जी लॉन्ग टर्म फंड्स। आपके पूरे सिलेबस की भूमिका यहां से बनती जा रही है, आराम से समझते जाइए। लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए ये वाले। ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को ध्यान से सुनते रहिएगा बातें। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को अलग से दिखाने की बजाय इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी शो इट ऑन अ सिंगल साइड रादर देन इसको इस तरह से दिखाने के। हमारे लिए प्रेफरेबल क्या रहेगा? हम इसे दिखाएं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी को आप एसेट साइड पर ही एडजस्ट कर दीजिए, और ऐसा करने से जो फिगर आती है दैट इज कॉल्ड एज दी वर्किंग कैपिटल। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिल्कुल बेसिक चीज है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। या फिर इसका एक और नाम है, इसको नेट करंट एसेट्स भी कहा जा सकता है। वर्किंग कैपिटल ऑब्लिक नेट करंट एसेट्स। अगर आप अब अपनी बैलेंस शीट को देखते हैं तो शो हो रहा है लॉन्ग टर्म फंड्स, और राइट साइड पर क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए आपके करंट एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल 200 रुपए के, और आपकी करंट लायबिलिटी है 120 रुपए की। इसका मतलब यह है आपके करंट एसेट्स में 200 रुपए लगे हैं, जिसमें से 120 आपने फाइनेंस करा लिया करंट लायबिलिटी से। जो बाकी का 80 रुपए जो नेट करंट एसेट्स है, मैं यहां पर वापस एक बार लिख दूं, आपके यहां पर इस सिनेरियो में नेट करंट एसेट्स कितने हो गए? 200 माइनस 120 दैट इज 80। ये कैसे आया? 200 माइनस 120, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जो नेट करंट एसेट्स हैं 80 के, मतलब ये भी आपका फाइनेंस है थ्रू द लॉन्ग टर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से सुनिएगा। जो लॉन्ग टर्म फंड है, कई बार हम क्या सोचते हैं जो लॉन्ग टर्म फंड आए वो इसके लिए, जो शॉर्ट टर्म फंड है वो करंट एसेट के लिए। ऐसा नहीं होता।
आपका जो करंट एसेट्स है उसके अंदर का कुछ पोर्शन ऐसा है विच यू कैन गेट फाइनेंस फ्रॉम द करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट एसेट्स के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा रहता है जो कि रिप्रेजेंट करता है परमानेंट नेचर ऑफ करंट एसेट। वो बाय डिनोमिनेशन विद इन 12 मंथ वाला रूल है, इसलिए वो करंट एसेट है, लेकिन उसके अंदर पैसा आपका हमेशा ही टाइड अप रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी बिजनेस में स्टॉक है, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सामान खरीदा और आपके पास स्टॉक में कम से कम उतना सामान हमेशा होना चाहिए। सवाल उठा, इस पैसे को क्या आप अपनी करंट लायबिलिटी से मीट करोगे? आंसर इज नो, क्योंकि एक परमानेंट नेचर का है, मुझे हमेशा अपने पास लेट से 2 लाख रुपए का सामान रखना ही रखना है। अगर मैं करंट लायबिलिटी के भरोसे बैठ गया तो हो सकता है मेरा ये स्टॉक जीरो होने की नौबत आ जाए, इसलिए मैं ऐसे सोर्स से पैसा लूंगा 2 लाख रुपए जहां से मुझे लॉन्ग टर्म में टेंशन कभी ना हो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेकर बैठ गया। जो ये वर्ड है नेट करंट एसेट्स ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल, मतलब ये जो पॉइंट है इट इज ऑल्सो फाइनेंस्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। ये भी आपका जो नेट करंट एसेट है इट इज ऑल्सो फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स, इट इज ऑल्सो फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स। आज पहले लेक्चर में ही एक इतना जबरदस्त फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो कि पूरे एफएम में आपको काम में आएगा, और स्पेसिफिकली जब हम चैप्टर करेंगे रेशियो एनालिसिस। अगर आप इस चीज को देखें, सिर्फ इतनी चीज को देखें, तो लेफ्ट साइड पर क्या थे हमारे? लेफ्ट साइड पर थे लॉन्ग टर्म फंड्स, और राइट साइड पर क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, और साथ में हमने क्या किया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं पहले, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सीए मतलब करंट एसेट, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। इसको करने पर क्या आ गया? हमारा वर्ड आ गया जी वर्किंग कैपिटल, और लीजिए इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म फंड्स की जब हम बात करते हैं, दीज आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द कैपिटल इंप्लॉयड। आपने कभी ना कभी ये टर्मिनोलॉजी जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आज सुना देते हैं आपको। कैपिटल इंप्लॉयड, जब भी हम वर्ड कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर टोटल लॉन्ग टर्म पैसा कितना लगा है। तो हमारे बिजनेस के अंदर टोटल लॉन्ग टर्म पैसा कितना था? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, जिसको रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट हो गया। इन सबको इकट्ठा किया कैपिटल इंप्लॉयड। मेरा कैपिटल इंप्लॉयड या तो लगा है फिक्स्ड एसेट के अंदर, या फिर मेरा कैपिटल इंप्लॉयड या तो लगा है फिक्स्ड एसेट के अंदर, या फिर ये लगा है वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारे सामने आती है कि वर्किंग कैपिटल मतलब जो नेट कैपिटल रह गया वर्किंग एसेट्स में लगा हुआ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी आपका लॉन्ग टर्म के द्वारा फाइनेंस होता है। हमने ये चीज क्यों पढ़ी? क्योंकि हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी बैलेंस शीट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। मैंने क्या कहा था? एफएम में 2 ही डिसीजन है, पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां लगाएं। आपके सिलेबस का पहला चैप्टर बनेगा जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच डील्स विद दिस थिंग कि पैसा कहां से लाना है, कौन से कैपिटल इंप्लॉयड की कॉस्ट कितनी होती है, कौन से कैपिटल इंप्लॉयड की कॉस्ट कितनी होती है। दूसरा चैप्टर आएगा लीवरेज, जो कि बात करेगा फिक्स कॉस्ट के बारे में, और यहां से किसकी बात करेगा? फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट। डेट के ऊपर आप जो इंटरेस्ट देते हो वो हमेशा फिक्स रहता है एक पोर्शन, सो उसकी बात की जाएगी लीवरेज चैप्टर में। तीसरा चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कहेगा आपका बिजनेस का लायबिलिटी साइड, प्रोक्यूरमेंट जहां से किया किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। मान लीजिए मेरे बिजनेस में 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा है, मैं कहता हूं मुझे 20 करोड़ रुपए और लेकर आना है। क्वेश्चन अराइजेस वो 20 करोड़ कहां से आना चाहिए, तो वो चीज बताएगा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर आता है एक चैप्टर थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओवर द पीरियड काफी सारे थिंकर्स हुए, काफी सारे लोगों ने अपना अपना थियरी दिया कि अगर किसी भी फर्म की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकल सकती है। तो उस चैप्टर में मेनली हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी निकालना। वो सारे चैप्टर यानी कि किससे डील कर रहे हैं? आपके प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड से। अभी तक सिर्फ लायबिलिटी साइड के ऊपर रिलेटेड 4 चैप्टर हो गए। फिर एक चैप्टर आएगा आपके सामने जो कि जबरदस्त चैप्टर, जिसके बारे में ये जरूर सुन रखा होगा कि भाई ये चैप्टर तो बड़ा मुश्किल होता है, आसान लल्लू चैप्टर, कैपिटल बजटिंग, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। समझ गए आप? हम शिफ्ट हो चुके हैं लायबिलिटी साइड से एसेट साइड की तरफ। राइट साइड जहां हमने कहा कि बिजनेस का पैसा लगा कहां पर है? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर। जो फिक्स्ड एसेट्स वाला पोर्शन है, मैंने कहा था एक बार पैसा मेरे पास आ गया, प्रोक्यूर कर लिया, अब बिजनेसमैन को ये सोचना है कि वो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाए। ये चीज हमें सिखाएगा चैप्टर कैपिटल बजटिंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पर हम ये देखेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी रहती है। उस चैप्टर में ऐसी टेक्निक्स सीखी जाएंगी जहां से हमें इस तरफ इशारा मिलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे लाभदायक है।
फिर एक हमारे सामने चैप्टर आएगा जी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इसीलिए मैंने आज ही आपको ये सिखाया कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों अलग अलग साइड पड़े हैं। फाइनेंशियल के लिए ठीक है, अकाउंट्स में ठीक है, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, लेकिन एफएम में हमारे लिए अलग अलग दोनों की अहमियत नहीं है। हम उनका नेट देखेंगे वर्किंग कैपिटल के नाम से। उस चैप्टर के अंदर अलग अलग फील्ड्स होंगी। इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटर मैनेजमेंट, आप अपने बिजनेस में डेटर अगर बना रहे हैं, अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं और आपने फिलहाल 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, अगर आप उस क्रेडिट पीरियड को 30 दिन से बढ़ाकर 45 डेज करना चाहते हैं, 60 दिन करना चाहते हैं, तो उसकी क्या इंप्लीकेशन होगी। या फिर आप कह रहे हैं मैं क्रेडिट पर सामान बेचता था 30 डेज पर, मैं चाहता हूं कि नहीं मैं क्रेडिट पर नहीं बेचूंगा, या फिर लेट से मैं इसको कम करके सिर्फ 10 डेज करना चाहता हूं, तो उसकी क्या इंप्लीकेशन बिजनेस पर होगी। ये सभी चीजें हम उस पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जाकर सीखने वाले हैं। उसके अलावा एक वर्किंग कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैश। किसी भी बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कैश। जैसे कि मान लीजिए आप भी अपने घर से कहीं अगर बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेट से आपने कोई क्लास ज्वाइन कर ली, आप डेली किसी तरफ जा रहे हैं, लेट से आपके पापा हैं, मम्मी हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में अपने घर से निकलते हैं, सीधा ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर वापस आना है, ऐसा कैश वगैरह की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपने पास कुछ ना कुछ हार्ड कैश रखा जाता है, सो दैट खुदा ना खास्ता कभी कोई दिक्कत आ गई तो वी शुड हैव द रेडी अमाउंट अवेलेबल। तो उसी तरह से कैश की मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक छोटा सा चैप्टर उसको भी डेडिकेटेड है। फिर एक चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, जहां पर हम इस बैलेंस शीट से संबंधित और P&L से संबंधित तरह तरह की रेशियोज बनाते हैं टू जज कि हमारा बिजनेस किस ग्रोथ पाथ पर चल रहा है। वेरियस टाइम्स इट इज कंपेयर्ड, हमने जो रेशियोज कंप्यूट की हम अपने कॉम्पिटिटर्स से, जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करें इंडस्ट्री की एवरेज से कंपेयर करते हैं टू अंडरस्टैंड वेयर आर बिजनेस स्टैंडिंग एज कंपेयर टू दी अदर्स। तो जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी चीजें हैं पूरे सिलेबस की सारी इसी बैलेंस शीट से उभरेंगी। इसीलिए आज के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम एक इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट की करें और सीखें कि भैया ये सब्जेक्ट बना कहां से। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन ने फैक्ट्री लगा ली, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग प्री सपोज्ड है, उस बिजनेसमैन को कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा और कॉस्ट का अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पिक्चर की बात हमसे करता है, एंड दीज डिसीजंस प्ले अ की रोल फॉर एनी बिजनेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट होगी। उम्मीद करता हूं हम लोगों को ये क्लैरिटी मिल रही है। जैसे यहां पर हमने एक वर्ड लिखा था ना फाइनेंसिंग, ये वाला वर्ड लिखा था एक फाइनेंसिंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पर भी मैं लिखना चाहूंगा फिक्स्ड एसेट्स में जब पैसा लगाते हैं तो ये होता है इन्वेस्टिंग। ये बेसिकली क्या है, इन्वेस्टिंग। तो इसी से हमारा चैप्टर डील करता है मेनली कैपिटल बजटिंग। तो पहले आज जो पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं उसे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। किस वर्ड से बना, इस वर्ड से जो येलो मार्क किया अभी फाइनेंसिंग डिसीजन लेफ्ट साइड पर। फाइनेंसिंग मतलब हम बिजनेस में डिसीजन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसेस। इसके अंतर्गत 4 चैप्टर बनेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चारों चैप्टर एक एक करते हुए पढ़ने हैं, एक एक करते हुए आगे बढ़ना है, बहुत मजे से करेंगे। आ जाइए मित्रों, आगे बढ़ा जाए। तो हम कह रहे हैं हमारे सामने जो पहला हेड आ रहा है दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजंस। ये लियो जी, फाइनेंसिंग डिसीजंस। डिसीजंस रिलेटेड टू कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज प्रोक्योरमेंट। हमने जो कहा था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, उससे संबंधित जो डिसीजन लिए जाने हैं उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत हम 4 भागों में पढ़ेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहला भाग जिसका नाम रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पुत्र तो समझते हो ना, पुत्र पंजाबी वर्ड है कि जिथे बच्चे ਨੂੰ पुत्र किया जाता, तो मैं अक्सर क्लास में पुत्र कहूंगा, तो आपने समझ जाना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं उत्तर मींस आंसर, आई एम सेइंग पुत्र, पुत्र, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा चैप्टर रहना है पुत्र लीवरेज। तीसरा चैप्टर रहना है कैपिटल स्ट्रक्चर। नोट करते रहेंगे मेरे साथ साथ। उम्मीद करता हूं जो इंट्रोडक्शन के पेजेस थे वो भी आपने नोट कर लिए होंगे।
कैपिटल स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट आ रहा है जी थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नीडलेस टू से मैंने जिस अंदाज में लिखा है, जिस सीरियल ऑर्डर में लिखा है, उसी सीरियल ऑर्डर में हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पहला स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हो में रुसिया न कर मेरी हीरिए, कि तेरे वाजों कोई भी नहीं मेरा, कि तेरे वाजों कोई भी नहीं। ठीक है जी, कर लिया नोट, बढ़े आगे पुत्र। आइए जी, तो फ्रेश पेज निकाल लेंगे। अब ये हमने पहले मेजर हेड की बाउंड्री क्रिएट की आपके सामने, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जरूरी नहीं है उन्होंने अलग अलग चैप्टर बनाए होंगे, अक्सर इंस्टीट्यूट का करता है कैपिटल स्ट्रक्चर और थियरीज को एक साथ मिक्स कर देता है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग पढ़ाता हूं क्योंकि दोनों के अंदर थोड़ी डिफरेंट सी बातचीत है। तो एक ही के अंदर पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि चैप्टर कन्वे क्या करना चाहते, तो मैंने दोनों को अलग कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम ही हमारे रहते हैं। आइए जी, तो हम फॉर्मली अपने पहले चैप्टर का नामकरण कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जी। जैसा मैंने कहा था, कोई भी चैप्टर करेंगे मैं पूरे चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में बांट देता हूं। उम्मीद करता हूं याद होगा, लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है ना। तो हम यहां पर जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया, पहले चैप्टर के बारे में आपको बता देते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट 1 लिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे ही चैप्टर बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहली बात तो अपने दिमाग में जो कैपिटल की फिगर है, जो कैपिटल को लेकर आपके माइंड में अकाउंट्स ने भरी हैं चीजें, उनको साइड पे रख दीजिए। जब भी हम अकाउंट्स में कैपिटल बोलते हैं तो माइंड में एक ही चीज आती है, इक्विटी कैपिटल, हद से प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल ना। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्ड कैपिटल बोलते हैं, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे ही मैंने चैप्टर का नाम कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस कैपिटल हो, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस हो, या डेट हो। चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहले वर्ड की बारी है, कैपिटल समझ गए, अब बारी है कॉस्ट की। कॉस्ट का मतलब क्या है? मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था, मैं जहां पर 100 करोड़ रुपए बैंक से रेज करके लाया और मैंने कहा, बैंक ने कहा भैया 10% इंटरेस्ट दे देना। तो बैंक के पैसे मैं यूज कर रहा हूं, उसकी एवज में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज द कॉस्ट। आप किसी भी सोर्स से जब अमाउंट प्रोक्यूर करेंगे, आप कहीं से भी पैसा लेकर आइए, हर इंसान, हर स्टेक होल्डर जहां से भी आप पैसा लेकर आए हैं, बदले में कुछ ना कुछ तो चाहेगा। एंड एज अ बिजनेसमैन यू विल हैव टू फुलफिल दैट कमिटमेंट, कि आपको वो कमिटमेंट मीट करनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट। तो चैप्टर का नाम बन गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जब मैं फंड्स को प्रोक्यूर करूंगा, मैं किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से पैसे लेकर आऊंगा, तो मुझे बदले में एक खर्चा होगा, या फिर ऐसे कहूं बदले में कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट को निकालना सीखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट को निकालना सीखेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था बिजनेसमैन के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है फंड्स को प्रोक्यूर करना और ये निर्णय लेना कि कौन से सोर्स से पैसा लाएं। आप नॉर्मल सी बात सोचिए, आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको कोई चीज खरीदनी है, लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर कार लेनी है और आपके शहर में उस कार के 3 डीलर हैं। लेट्स से एक कार लेनी है आपको, एग्जांपल के लिए होंडा सिटी मान के चल लेते हैं। जो पर्टिकुलर मॉडल आपको पसंद आया, डीलर 1 कह रहा है 10 लाख का, डीलर 2 कह रहा है मैं तुम्हें 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा, 9,90,000 में ले जाओ, और तीसरा डीलर कहता सर मैं आपको जबरदस्त ऑफर दूंगा, लॉयल्टी बोनस ये वो कुछ जुगाड़ कर लूंगा, मैं 9,50,000 में दूंगा। ऐसा कस्टमर आप कहां से लेंगे? मानकर चलिए प्रोडक्ट इनडिफरेंट है, प्रोडक्ट इनडिफरेंट है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, ऑब्वियस सी बात है जहां से सबसे सस्ता मिल रहा है वहां से लेंगे। बस बिजनेसमैन भी यही करेगा। यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे पैसा चाहिए एज अ बिजनेसमैन, में जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं सबकी क्या करूंगा, पेन पेपर लेकर कॉस्ट निकाल लूंगा। जिस सोर्स से मुझे सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, मैं उस वाले सोर्स से पैसा रेज कर लूंगा। तो इस चैप्टर का एक मेन रोल क्या है, करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, कि हमें अगर ये
चूज करना है कि मैं पैसा कहां से रेज करूं, तो हम उसको कॉस्ट के बेस पर चूज करेंगे। और कॉस्ट के बेस पर चूज कैसे करेंगे, पहले कॉस्ट निकालना आना चाहिए। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट विल बी एक्सपेक्टेड व्हेन यू क्वालिफाई एज अ सीए कि आपको ये चीज निकालनी आती होगी, तो हम वो चीज ही यहां पर सीखेंगे, ठीक है ना। आ जाइए जी, मैंने बहुत कम बताया, अभी धीरे धीरे सारे पत्ते खोलेंगे आराम से। पहले इतना बता दिया, इतना माइंड में एब्जॉर्ब करो, फिर धीरे धीरे आगे जो है बढ़ते जाएंगे। लिखिए जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंतर्गत हम लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक्स, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक्स। जो जो चीजें मैंने बोली उनको जरा एक बार लिखते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जितनी भी चीजें हम क्लास में बोलेंगे उसमें से मैक्सिमम लिखेंगे ना अगर, तो रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं, बच्चे लिखते नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं सर हम तो लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है पहले लेक्चर में जोश जुनून बहुत हाई होता है, बच्चा आज 4 रंग के पेन भी लेकर बैठा होगा, सर 4 कलर के पेन, मैं भी 4 कलर के पेन, मैं कौन सा सर से कम हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फायदा तब है, मजा तब है अगर ये चीज कंटिन्यू हो। लेकिन कंटिन्यू होती नहीं है, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन हद से, तो उसके बाद कौन इतना झमेला करे यार, फटाफट बनाओ नोट्स। मैं अपनी बात नहीं आपकी कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बैच ऐसे ही लेने वाला हूं, जैसे मैं आज कर रहा हूं प्रेजेंटेशन में वैसे ही लेने वाला हूं। मैं जितने रंग आज यूज कर रहा हूं इंपॉर्टेंट शो करने के लिए, उसी कलर स्कीम को मैं लास्ट तक कंटिन्यू करूंगा। आज आप देख रहे हैं मैंने लिखा कॉन्सेप्ट 1 बेसिक, इसके नीचे वॉयलेट कलर की अंडरलाइन किया, ये मेरे लास्ट लेक्चर तक चलेगा। मैं अभी बोल देता हूं, मेरे में वो पोटेंशियल है, आप में है नहीं, आप देखो, ठीक है ना। तो जो भी चीज मैं बोलूंगा उस चीज को लिखवाऊंगा, और आपकी भी ड्यूटी है लिख लेना कौन सी चीज जो मैं लिखवा रहा हूं। अगर कभी मैं कोई चीज कॉन्सेप्चुअली बताने के लिए बोल रहा हूं जिसको मैंने नहीं लिखा, और अगर आप उसको भी लिख लेते हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। जिसको नहीं समझ आता ये सोने पे सुहागा क्या है, उसके लिए चेरी ऑन दी केक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चेरी ऑन दी केक है। तो जो चीजें जितनी मैक्सिमम आप अभी लिख लोगे, उतना ही आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कम रहोगे। आज ये चीज समझ नहीं आ रही, जो आज लिख रहे हैं ना, इसको 3 महीने बाद जब उठाकर देखोगे, अगर नहीं लिखी होंगी चीजें, तो सब कुछ सैटेलाइट लगेगा, ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। जैसे दिखाता ना मूवीज में, सिर के ऊपर सितारे घूमते हुए, ये कहां से आया वो कहां से, फिर ऐसे होगा जो सिचुएशन में नहीं चाहता। तो मैक्सिमम चीजें मैं अपनी तरफ से लिखवा दूंगा। फिर भी अगर कोई चीज मैंने नहीं लिखवाई, सिर्फ बोली, और आपको लगता है कि आपको वो चीज अच्छी लगी, तो आप स्क्रीन को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके वो चीज फटाफट से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके हैं। आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना है दिखाकर। आप जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, जिसमें लिखना लिख लो, बस लिख लियो जरूर, क्योंकि उसी चीज को पढ़कर आपको ये लॉन्ग टर्म में समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 1 बेसिक्स। पहला पॉइंट, कैपिटल मींस, कैपिटल के लिए लिख लेते हैं, कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मींस उत्तर कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज all the long term sources of finance. Capital means capital employed, that is all the long term sources of finance. अभी सिंपल लिख रहे हैं, कैपिटल का मतलब कॉस्ट का मतलब। नॉर्मली कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट मींस एक्सपेंस, कॉस्ट मींस एक्सपेंस। अब दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो बना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपने जहां जहां से भी पैसे रेज किए, हर जगह के पैसे के लिए यू विल नीड टू इनकर सम कॉस्ट, उसी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये कॉस्ट होती कितनी है, आराम से सुनते रहेंगे। जो कॉस्ट है
वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सोर्स। इसके बारे में थोड़ी देर में आए, चलेगा, बेटर है। अभी रुकते हैं। हम क्या कह रहे हैं फाइनली, थोड़ा सा लिखकर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हियर इज द इन्वेस्टर, इसने फंड लगाए कहां पर, कंपनी में। आपने कंपनी के अंदर क्या दिया जी, फंड्स। आपकी तरफ से फंड्स मूव हो गए। बदले में हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपका पैसा यूज कर रही है तो कंपनी आपको क्या देगी जी, कंपनी विल हैव टू इनकर द कॉस्ट। जो चीज कंपनी के लिए कॉस्ट है वो चीज आपके लिए क्या है, वो आपके लिए रिटर्न है। सो जब हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस वी आर टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द कंपनी। जब आपके माध्यम से कहेंगे तो इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है उसके लिए वो क्या है, रिटर्न। जैसे मेरे एग्जांपल में बैंक कौन था, इन्वेस्टर था। बैंक ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ लेकर आए, 10% का इंटरेस्ट है, यानी कि 100 करोड़ का 10% किया तो कितना आ गया, 10 करोड़। कंपनी, मेरी कंपनी है, अगर मेरे लिए 10 करोड़ क्या है, कॉस्ट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, रिटर्न है। सिमिलरली मान लीजिए मेरे बिजनेस में किसी पर्सन ने पैसा लगाया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर की फॉर्म में पैसा लगाया। साल के अंत में जब मैं उसे डिविडेंड दूंगा, एज अ कंपनी, मैं कंपनी हूं, जब मैं उसे डिविडेंड दूंगा मैं कहूंगा मेरी ये कॉस्ट है, इट इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जिस पर्सन को मिल रहा है उसके लिए कॉस्ट थोड़ी है, उसके लिए क्या है, रिटर्न है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन के दो मायने होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ द डिफरेंट पार्टीज। तो उसी तरह से, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जब भी कॉस्ट कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब हम इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जाकर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं उस दिन याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था, वो लेक्चर हमारा 4-5 लेक्चर के बाद कहीं जाकर फॉल करेगा, मिनिमम 4-5 लेक्चर लगेंगे उस पॉइंट पर। एक क्वेश्चन है जहां पर सारा डाटा कॉस्ट का दे डाला और लास्ट में कहता फाइंड आउट द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। करना कुछ नहीं है, निकालनी कॉस्ट ही है, लेकिन रिटर्न वर्ड आ गया क्योंकि इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से निकाल रहे हैं, बस फर्क इतना सा है, करने का तरीका सेम रहेगा। आइए थोड़ा फॉर्मली इस चीज को समझते हैं। हमने लिख दिया कैपिटल का मतलब समझ आ गया, कॉस्ट का मतलब, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फाइनली हमने जो है मतलब सीख लिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। ठीक है, बिना इसके ही ठीक हो तुम तो। आइए एक छोटा सा हेडिंग देते हैं यहां पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए। कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम इसको कितने भाग में बांट सकते हैं। मेनली आई कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। एक हो गया जी आपका शेयर कैपिटल, देन देयर इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड देन देयर इज डेट। जब हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आपके दोनों प्रकार की कैपिटल आते हैं। वन इज कॉल्ड द इक्विटी एंड द अदर इज कॉल्ड द प्रेफरेंस कैपिटल। और जब हम वर्ड बोलते हैं डेट, व्हेन वी से डेट, डेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, हो सकता है आपने बॉन्ड इशू कर दिए, हो सकता है आपने लोन की फॉर्म में पैसा ले लिया। मैं लिख देता हूं तीनों, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड, लोन, किसी भी तरह से के ट्रीटमेंट सेम ही होगा, तो हमने ऑल्टरनेटिव रख दिए इनके। फिर बारी आती है कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जेनरिक मीनिंग तो समझ लिया कि जो भी कैपिटल यूज करोगे उसके लिए जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सवाल उठता है कौन कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, आराम से सोचते हैं। जब आप इक्विटी के तौर पर पैसा यूज करते हैं तो आप कौन सी कॉस्ट इनकर करते हैं। मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू किए, लोगों ने पैसा लगाया, एज अ कंपनी आप उनको क्या दोगे, सर डिविडेंड देंगे। बिल्कुल सही, सिंपल, हम उन्हें क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। और प्रेफरेंस के केस में क्या दोगे, प्रेफरेंस के केस में भी डिविडेंड देंगे। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर, फर्क सिर्फ इतना है जो कि हम लॉ में पढ़कर आते हैं कि इक्विटी वालों का जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, और प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड है वो फिक्स रहता है। तो इक्विटी के नीचे लिख देते हैं कि भैया तुम्हारा जो डिविडेंड है वो रहता है वेरिएबल, और जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो एक प्रकार से रहता है फिक्स। उसके बाद बारी आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या मतलब है, आराम से सोचिए। इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहा जाता है,
एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करना स्टार्ट करता है, फ्रॉम द ईयर ही स्टार्ट्स अर्निंग द प्रॉफिट, जिस भी साल में प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करता है, सारे प्रॉफिट्स को वो खर्च नहीं करता, सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, बेटरली आई शुड से, सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कुछ फंड्स वो अपने पास भी रख लेता है कि बिजनेस में जरूरत पड़ेगी तो मैं इन फंड्स को यूज कर लूंगा। जैसे कि मान लीजिए तुसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो सैलरी आ गई जी, तो जॉब लग गई, बढ़िया जॉब लगी, एक बढ़िया जॉब, एक नॉर्मल एग्जांपल मानकर चलते हैं, 24 लाख रुपए सालाना पैकेज, 24 लाख रुपए पर एनम, 2 लाख रुपए प्रति महीने आपको मिलने स्टार्ट हो गए। सवाल उठा, क्या आप पूरे के पूरे 2 लाख रुपए खर्च करोगे या उसमें से कुछ बचाओगे भी? ऑब्वियस सी बात है सर, बचाएंगे सर। क्यों बचाओगे? आप कहोगे सर अगर जरूरत पड़ गई फ्यूचर में तो उसके लिए मैं कुछ सेविंग करूंगा। सेम वे एक बिजनेसमैन भी यही सोचता है कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, जितने प्रॉफिट आए मुझे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्लिक खर्च नहीं करने हैं, कुछ पैसा मैं अपने बिजनेस के लिए रख लेता हूं। तो जो पैसा आपने कमाया और खर्च नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने बिजनेस में रख लिया, उसे कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए रख लिए, एग्जाम्पल सुनना, 5 लाख रुपए मैंने रख लिए बचाकर, कुछ महीनों के बाद मुझे जरूरत पड़ी 3 लाख रुपए की, क्या मैं बाहर से पैसे रेज करूं या जो मेरे पास पड़ा है उसी को यूज कर लूं? बच्चे कह रहे हैं सर बाहर से रेज करोगे तो कॉस्ट पड़ेगी, बेटर है अपने यूज कर लो ना। बस यही गलती है जो कि सबको लगता है कि भैया पैसा तो अपना है, इसकी कोई कॉस्ट थोड़ी है, लेकिन ना, उसकी भी कॉस्ट होती है, उसकी भी कॉस्ट होती है। कैसे होती है उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस, कॉस्ट होती है, इतनी चीज याद रख ली बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वापिस आएंगे इस पर। डेट के केस में, जैसे इक्विटी के केस में डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस के केस में डिविडेंड दिया, डेट के केस में क्या दोगे? मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू कर दिए, तो किसी पर्सन ने पैसा लगाया, वो हो गया डिबेंचर होल्डर। आपने बॉन्ड इशू कर दिए, जिसने पैसे लगाए वो हो गया बॉन्ड होल्डर। आपने लोन ले लिया किससे? बैंक एक्सेट्रा से। तो इन लोगों को बदले में आपको क्या देना होगा? अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने रेज किया, यू नीड टू पे द इंटरेस्ट। सो यहां पर जो कॉमन एक नाम है दैट इज इंटरेस्ट, यहां पर जो एक कॉमन नाम आ गया दैट इज इंटरेस्ट, यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए हमें देना है डिविडेंड, और डेट को यूज करने के लिए वी नीड टू इनकर द कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, आराम आराम से सब चीज समझेंगे, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। नेचर, जब हम इकोनॉमिक्स में थे, बचपन वाली इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, बचपन की इकोनॉमिक्स, क्लास 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स, अगर फाउंडेशन सीपीटी में है तो वो वाली इकोनॉमिक्स, बीकॉम में है तो वो वाली इकोनॉमिक्स। हमने सुना होगा कॉस्ट ना 2 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अदर इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। वापस से, वन इज कॉल्ड द पुत्र एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अदर इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मींस द कॉस्ट फॉर विच वी नीड टू मेक द पेमेंट इन एक्चुअल, जिसके लिए अपने को पेमेंट भी करनी पड़ती है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी होती है जिसके लिए वी नीड नॉट टू मेक द पेमेंट टू अदर, जिसके लिए हमें किसी और को नहीं करनी पड़ती पेमेंट, वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूं, मान लीजिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने एक दुकान किराए पर ले ली, उसका आप किराया भरते हैं, वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यू नीड टू एक्चुअली मेक द पेमेंट। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दिस, आपके पास खुद की एक स्पेस पड़ी थी, आपने अपना बिजनेस उसी प्लेस में स्टार्ट कर दिया। क्या आपने किराए पर जगह ली? जी नहीं, वो तो मेरी खुद की थी। तो क्या आपको किसी को रेंट देना पड़ा? जी नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उस जगह की कॉस्ट ही नहीं है? कॉस्ट तो है, सिर्फ पे नहीं करनी पड़ी, वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब मैं बात करता हूं इक्विटी और प्रेफरेंस के डिविडेंड की, तो ये जो कॉस्ट है ये होती है बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिकॉज यू नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन एक्चुअल। लॉ के अंदर बताया जाता है इतने दिनों के अंदर पेमेंट कर देना भैया। और जब इंटरेस्ट पर आए तो ये भी क्या है? दिस इज अगेन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट when we talk about the cost for reserves and surplus, this is the implicit cost, ये होती है जी implicit cost। कैसे? आपने इस एग्जांपल पर वापस आते हैं, आपने 5 लाख रुपए में से जो अपने बिजनेस में सेव किए थे खुद के लिए, उसमें से 3 लाख यूज कर दिए। कैसे कह दें इसकी कोई कॉस्ट नहीं है? अगर आप ये पैसा अपने बिजनेस में यूज ना करते हुए कहीं और लगा देते तो क्या आपको कोई रिटर्न नहीं आती?
जो कि नहीं आई क्योंकि मैंने ये पैसा खुद के बिजनेस में रखा हुआ है, मींस इसकी भी कॉस्ट है। दूसरा एग्जांपल जो भी लिया था कि जहां पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया खुद के प्रेमाइसिस से, आपको लग रहा है कि मेरा खुद का प्रेमाइसिस की तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर आप अपनी इस प्लेस को अपने बिजनेस के लिए यूज ना करते, किसी और को किराए पर दे देते, रेंट पर दे देते, यू वुड हैव अर्नड सर्टेन इनकम विच यू आर नाउ नॉट एबल टू अर्न, मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक और तरह से समझ सकते हैं, समझने का एक और नजरिया है, आपने अपने बिजनेस में जो खुद के 5 लाख रुपए सेव करके रखे थे, अगर आपको वो पैसे कहीं और से अरेंज करने पड़ते तो यू वुड हैव इनकर्ड सम कॉस्ट, आपको कोई ना कोई कॉस्ट तो लगती है। अगर आप किसी और सोर्स के थ्रू अरेंज करते, आपके खुद के पैसे ना होते, तो जब खुद के पैसे हैं तो उसकी भी तो कॉस्ट है। सिमिलरली बिजनेसमैन ने अपने प्रेमाइसिस में स्टार्ट किया, अगर आपके पास ये ना होता तो कहीं और से तो लेते ना, किसी और इंसान का यूज करते, किसी और पर्सन का यूज करते, एंड यू वुड हैव पेड द रेंट विच यू आर नॉट पेइंग बिकॉज इट इज योर ओन प्रेमिसेस। सो देयर इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व। इकोनॉमिक्स में मेनली इसे कहा जाता था, अब बोल ही देता हूं, बच्चे कब से सोच रहे हैं कहीं तो पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते थे। खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझ गए, जिस भी सोर्स से पैसा यूज करेंगे उसके लिए जो कॉस्ट होगी। सवाल उठा कौन सी कॉस्ट होगी, तो शेयर कैपिटल और डेट के लिए हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो उनकी कॉस्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जबकि रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए वी डोंट एक्चुअली पे द मनी, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एज सच, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कॉस्ट नहीं है, उसकी भी कॉस्ट होती है, बट वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। यहां से हमारे चैप्टर की बाउंड्री तैयार हो रही है। हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं, हर एक लफ्ज जो हम कह रहे हैं, हर एक शब्द जो हम लिख रहे हैं, उसका कोई ना कोई रिलेशन है लॉन्ग रन में हमारे इस चैप्टर के साथ। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, हमारा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहां से आपके सामने 4 कॉस्ट नजर आ गई। कौन सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, कॉस्ट ऑफ डेट। कुल मिलाकर पुत्र 4 कॉस्ट साढ़े वल बन रही है, जो कि हमने पढ़ना है। अभी तो देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है, अभी तो देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। और लिखते हैं कुछ और अंडरस्टैंडिंग, पहले जो है चैप्टर को क्रक्स मतलब बेसिक अपने कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद चैप्टर से डर लगना बंद हो जाता है। अभी हमने देखा मेनली 3 रिसोर्स जिनसे मैं पैसा रेज करने वाला हूं बाहर वालों से, डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है। तो इनके बारे में कुछ कुछ चीजें जानते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में हो जाएं। brief study about sources of finance। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आप बच्चों तक पहुंच रही है? आओ सर, आओ सर। ब्रीफ स्टडी अबाउट द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस लिखेंगे, आइए। यहां लिखो डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं पीएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ईएससी। कुछ पॉइंट्स के थ्रू इनमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिटर्न फॉर इन्वेस्टर के माध्यम से, जब इन लोगों ने पैसा लगाया इन्वेस्टर के तौर पर, इनको क्या मिलेगा? अगर किसी पर्सन ने कंपनी में डिबेंचर लिए, क्या मिलेगा उसे बदले में? इंटरेस्ट। अगर आपने प्रेफरेंस के तौर पर पैसे लगाए तो आपको क्या मिलने वाला है साल के अंत में? डिविडेंड। अगर आपने इक्विटी के तौर पर पैसे लगाए तो भी क्या मिलने वाला है आपको? डिविडेंड। उसके बाद मिलने के कितने चांस हैं? क्या पक्का मिलेगा? मिलने के कितने आसार हैं? क्या थोड़ा और क्लैरिटी से, क्या पक्का मिलेगा? मतलब आपने, मान लो आप डिबेंचर होल्डर बन गए, तो गारंटी क्या है कि साल के अंत में आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा? साल के अंत में या फिर जब जैसे ही मिलता होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वट मिलेगा पक्का। इसकी क्या गारंटी है? क्या पक्का मिलेगा? डेट के केस में हां जी, पक्का मिलेगा। डेट का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, नॉट द एप्रोप्रिएशन, तो भैया पक्का मिलेगा।
क्योंकि प्रॉफिट और लॉस उसके बाद ही निकाला जाता है। सवाल उठा, सर प्रेफरेंस वालों का मिलेगा? आंसर इज नो। नहीं सर, आपने यहां पे बोला था देखो सर प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स है, इतना कहा था फिक्स है, ये नहीं कहा था पक्का मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिक्स मिलेगा। प्रेफरेंस और इक्विटी को जो पेमेंट किया जाता है दैट इज ऑफ डिविडेंड, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। अगर बिजनेस में लॉस है तो नहीं दिया जाता, प्रॉफिट है तभी। क्या पक्का मिलेगा? तो प्रेफरेंस वाले में क्रॉस है, इक्विटी वाले में क्रॉस है, पक्का नहीं है मिलेगा कि नहीं। मतलब अभी देखने से क्या लग रहा है कि डेट वाला जो है वो कम रिस्की है। अगर आपने एज अ डिबेंचर होल्डर पैसे लगाए, आपको आराम से पैसा मिल जाएगा, इसकी श्योरिटी है। लेकिन अगर एज अ प्रेफरेंस और इक्विटी लगाए तो आप रिस्की चल रहे हो, क्योंकि है ही नहीं पक्का साल के अंदर में पैसा मिलेगा कि नहीं। तो एज एन इन्वेस्टर मन में डाउट होने स्टार्ट हो गए, यार श्योर नहीं है पैसा मिलेगा कि नहीं। कोई बात नहीं, और देखते हैं। क्या रिटर्न फिक्स है? सर मैच फिक्सिंग वाली और नहीं पुत्र, रिटर्न फिक्स है का मतलब जो पैसा मिलेगा क्या वो फिक्स है, कितना मिलेगा? अगर मिलेगा, डेट के केस में हां जी फिक्स है पहले से ही। जिस दिन डिबेंचर इशू हुए लिख दिया जाता है -% इंटरेस्ट रेट, 10% लिख दिया तो 10 ही मिलेगा। प्रेफरेंस के केस में हां जी फिक्स है। क्या इक्विटी के केस में फिक्स है? आंसर इज नो, इक्विटी के केस में फिक्स है ही नहीं। मतलब कंपनी ने पैसा कमाया, डिबेंचर होल्डर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया फिक्स, उसके बाद ये पैसा बच गया। इक्विटी वाले देख रहे हैं खड़े हुए, हमारी बारी आएगी, कंपनी कहती सॉरी वी डोंट वांट टू पे यू द डिविडेंड। या फिर इक्विटी वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर शेयर के बदले 10 रुपए मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट तो है, कंपनी कहती हम तो 2 रुपए देंगे। मतलब इस पॉइंट के बाद समझ में ये आ रहा है कि भैया पिछले पॉइंट तक प्रेफरेंस और इक्विटी वाले दोनों रिस्की थे, लेकिन इस पॉइंट के बाद लग रहा है कि इक्विटी वाला सबसे ही ज्यादा रिस्की है। सबसे ज्यादा रिस्की कौन लग रहा है? इक्विटी। उससे कम रिस्क पे कौन है? प्रेफरेंस। और सबसे कम रिस्क पे कौन है? डेट होल्डर। आ जाइए जी। मैं इसको वापस से एक बार लिखना चाहूंगा, मुझे खुद से संतुष्टि नहीं हुई ये लिखकर। नेक्स्ट, रिस्क जो हमने बात की, सबसे हाईएस्ट रिस्क कहां पर है? इक्विटी में। लीस्ट किस में है? डेट में। तो बीच में कौन रह गया? प्रेफरेंस। तो यहां पर लिख देते हैं जी मॉडरेट। मॉडरेट रिस्क है, मतलब ना बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। अंतिम पॉइंट आ गया जी रिटर्न। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न बोलेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे वर्ड? कॉस्ट। रिटर्न ऑब्लिक कॉस्ट। सेम टू सेम चलेगा इनलाइन। जब इक्विटी का रिस्क सबसे ज्यादा है तो कॉस्ट भी उसी की सबसे ज्यादा होगी। बचपन से सुनते आए हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो जब रिस्क सबसे ज्यादा इक्विटी का, सबसे ज्यादा रिटर्न भी उसी की होगी। सबसे कम रिस्क डेट का, तो सबसे कम कॉस्ट ऑब्लिक रिटर्न भी इसी की होगी। और प्रेफरेंस का क्या रहेगा? मॉडरेट। ये हम चैप्टर का अभी तो पहला लेक्चर करें, जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे इन चीजों को तो हमने बहुत डिटेल के अंदर समझना है। आज सिर्फ स्टार्टिंग है जहां पर हम चैप्टर का बेसिक एक समझ रहे हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में एक पॉइंट हमने यहां लिखा था, जहां मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास है जो कि हम अब लिखने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुत्र represents the minimum required rate of return, minimum required rate of return to be earned, minimum required rate of return to be earned so as to at least meet the cost of
various sources of finance so as to at least meet the cost of various sources of finance। आराम से पढ़ेंगे इसे और समझेंगे क्या लिखा है। हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट्स दी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि भैया कम से कम इतना तो कमाना ही। बिजनेसमैन ने फंड्स प्रोक्यूर किए, लेट्स एज्यूम उसकी कॉस्ट है 10%। जैसे मैंने डेट वाले केस में थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि 100 करोड़ रेज करने थे, हमें 10% पर बैंक से लोन मिल गया। अब सवाल उठा कि कमाओगे कितना, जिस बिजनेस में पैसा लगाओगे, जिस प्रोजेक्ट में लगाओगे, कम से कम वहां से 10% रिटर्न तो आए। अगर वहां से 10 की रिटर्न भी ना आ पाई, मान लो 9 की आई, कमाते 9% तो देना है 10%, मतलब 1% और अपनी पॉकेट से डालोगे। ऐसे बिजनेस को ताला मार दो भाई, ऐसा बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। तो वही हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट्स दी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू बी अर्न्ड टू एटलीस्ट मीट दी कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, की जिस सोर्स से आपने पैसा रेज किया है उसकी एटलीस्ट कॉस्ट तो आप मीट कर सको। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आगे आने वाला जो चैप्टर होगा, जब हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन चैप्टर करेंगे ना, जो मैंने यहां पर आपको बताया था व्हेन वी फ्रेम दिस बैलेंस शीट, हमने कहा था फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग। आप जो फंड्स प्रोक्योर करके लाए, जब उनको यूटिलाइज यानी कि इन्वेस्ट करोगे, तो वहां पर हमारा मेन क्राइटेरिया यही रहेगा कि जब मैं फंड्स लेकर आया, उनकी -% कॉस्ट है, सो जिस बिजनेस में पैसे डाल रहा हूं उससे कम से कम इतना तो आए कि मैं जो कॉस्ट है उसको मीट कर सकूं, राइट। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वो वाली बाउंड्री भी हम सेट कर लेंगे आज ही। चैप्टर की बाउंड्री क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो बाउंड्री है, जो एक ओवरव्यू में कह सकता हूं, उसी सीरियल ऑर्डर में लिख रहा हूं जिस सीरियल ऑर्डर में करने वाले हैं। मेजर, सबसे पहले बात होगी कॉस्ट ऑफ डेट, उसके बाद होगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन वी शैल टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आप कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट आएगा जहां पर बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस की। और लास्ट में, सर यही चार थे आपने थोड़ी देर पहले बताया रुको तो सही। मान लीजिए आपने क्लास 12th में आपसे कोई नंबर पूछ रहा है, 12th में कितना नंबर, आप कह रहे मैथ्स में 98%। बंदा पूछ रहे 12th में मार्क्स कितने, आप कह रहे मैथ्स में 98%। ऐसे बताओगे क्या? नहीं, आपको ओवरऑल बताने होंगे। बंदा कहता भैया ओवरऑल बता कितने, आप कहते 70%। क्यों नहीं बता रहे थे 70? क्योंकि कम थे, जिसमें ज्यादा थे वही बता रहे थे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज कर लिया, इक्विटी से भी, प्रेफरेंस से भी, डेट से भी, और रिजर्व एंड सरप्लस भी है। थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा सबकी कॉस्ट सेम नहीं होती, इक्विटी की ज्यादा है, प्रेफरेंस की कम है और डेट की तो सबसे कम है। मतलब एनी हाउ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सबकी कॉस्ट अलग अलग है। अब मेरे बिजनेस में डिफरेंट सोर्सेज लगे हैं, किसी की 10 की कॉस्ट है, किसी की 12 की, किसी की 14 की, किसी की 11 की, फॉर एग्जाम्पल। और मैं बिजनेस में जो पैसा रेज हुआ उसको आगे इन्वेस्ट करने गया। क्वेश्चन राइज हुआ कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं उससे कितनी रिटर्न आनी चाहिए। क्या 10% जो कॉस्ट है उसको देखूं, 11 देखूं, 12 देखूं, 14 देखूं, कौन सी देखूं? तो मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट है उन सभी को मिलाकर एक एवरेज कॉस्ट बनाना है, जिसके अगेंस्ट मैं अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन को मैप कर सकूं कि अगर मेरी नेट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बन गई लेट्स से 12.5%, 12.5%, तो मैं ऐसे बिजनेस में पैसा लगाऊंगा जहां पर 12.5 से ज्यादा आए। सो आफ्टर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमें क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट में हमें क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इन सबको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, पहले वाले को कॉस्ट ऑफ डेट को केडी,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को केई, रिटेन्ड अर्निंग को के आर ई, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, के आर ई, और ये होता है जी केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कि WACC भी कहा जाता है, WACC। चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर ये वाली चीजें हमें पढ़नी है, इतनी इसी अंदाज में पढ़ेंगे एक एक करते हुए ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत एक छोटी सी चीज, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंतर्गत। आज की डेट में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे की बात करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और लिखना है बस, उसके बाद अंत करेंगे इस लेक्चर का। ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके और क्या नाम हैं? इसको कहते हैं जी कट ऑफ रेट, याद रखने हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन जब भी यूज होंगे ऐसा ना हो कि हमें ना पता हो। तो ऑल्टरनेटिव नेम्स, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, और एक थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में भी लिखा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जी। सेकंड वाला लिखा हर्डल, HURDLE, हर्डल रेट। तो भैया लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था पेट में तितलियां, कई बच्चों के एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी कैसे पढ़ाएंगे, FM में क्या होता है, उन काफी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और जैसे जैसे आगे वाले लेक्चर और बढ़ेंगे, आपका जो जिज्ञासा है वो धीरे धीरे सेटल होती जाएगी। और बस जैसा आज अगर मन में कुछ ठान लिया, मेन बात यह है कि उस चीज को, उस बर्निंग डिजायर को, उस आग को जो लगी है आज, कभी बुझने नहीं देना। एटलीस्ट हमें अपना ये ग्रुप बहुत अच्छे मार्क्स से निकालना है, और जिस जोश से हमने आज पढ़ाई की उसी जोश से आगे भी काम करना है। जिस तरह से आज हमने सुंदरता से अपने नोट्स को बनाया है, उसी सुंदरता से आगे भी कंटिन्यू करना है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखना है। जैसा मैंने कहा, जब हम इस कोर्स के अंदर आते हैं बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर गोइंग टू डू इट द राइट वे। एंड कभी भी कोई चीज ऐसी होगी ही नहीं जो हम अचीव नहीं कर सकते, जो हम पा नहीं सकते। ये कोर्स तो बहुत छोटी सी बात है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है हमने, और जस्ट पॉजिटिव वाइब्स अराउंड अस। ठीक है ना वाइज? तो दैट्स इट फॉर द डे। आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।